कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ बातें करते हैं, बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता है। दुनिया में एक और जंग छिड़ गई है। इस बार इजराइल और ईरान की जंग छिड़ गई है और इसे तो कहा जा रहा था वॉर ऑफ वॉर्स। दुनिया दशकों से दम साधे बैठी थी कि कब ये जंग छिड़ जाए और वो जंग अब छिड़ चुकी है। पिछले साल भी इनका थोड़ा मोड़ा चला था, इधर से उधर एक दूसरे पर थोड़े थोड़े हथियार चलाए थे इन्होंने, लेकिन इस बार इजराइल ने जिस इंटेंट के साथ, इंटेंसिटी के साथ ईरान के ऊपर हमला किया और उसका पलटवार ईरान ने भी किया, अब लग रहा है बात बहुत दूर तक जाएगी। अब क्योंकि अगर न्यूक्लियर का ही सवाल है, क्योंकि न्यूक्लियर के नाम पर ये लड़ाई हो रही है। इजराइल ने कहा कि हम इसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे और वो बस 15 दिन के अंदर बम बनाने के करीब पहुंच गया था, इसलिए हमको हमला करना पड़ा। जो भी सच्चाई हो, अगर वो 15 दिन में बना सकता है तो क्या गारंटी है कि उसने नहीं बना लिया होगा। ईरान के पास न्यूक्लियर बम है या नहीं, कौन कह सकता है। इजराइल के पास है, लेकिन वो कभी मानता है कि मेरे पास बम है? कभी नहीं मानता। लेकिन उसके पास भी न्यूक्लियर बम है, पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल, किसी भी बहाने से लड़ाई छिड़ी है, लड़ाई छिड़ गई है। अब अमेरिका ने इसमें बड़ा डुअल रोल प्ले किया है। ट्रंप साहब ने इसमें ईरान को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उनको पता सब था, लेकिन वो ईरान को बातचीत की लॉलीपॉप देते रहे। शायद ईरान को ये लगा कि ये इजराइल करना तो कुछ चाहता है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि बात करो मेरे से। कल तो बात होनी थी इनकी संडे को, तो अभी तो हमला नहीं करेगा। और उसने हमला कर दिया शुक्रवार को, और बहुत ज़बरदस्त हमला किया। इतना बड़ा हमला कर दिया कि पूरा आसमान जो ईरान के ऊपर का है वो उसके ऊपर राज हो गया इजराइल का। सारा एयर डिफेंस उसने तबाह कर दिया ईरान का। बड़े मज़े में उसके ड्रोन और उसके हवाई जहाज़ जो हैं सब घूम रहे हैं ईरान के आसमान के ऊपर। अपनी एक बाकायदा उसने ड्रोन का बेस बना लिया ईरान के अंदर जा करके, और वहां से उसके ठिकानों पर हमला किया। ये कौन सोच सकता है। ये इजराइल की तो दाद देनी पड़ेगी खैर इस मामले में। जैसे उसने पहले, आपको याद होगा, हिजबुल्लाह के पेजर ब्लास्ट कराए थे और उनके सारे लड़ाके जो थे वो घायल हो गए थे उसमें। फिर उसने जिस तरीके से हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, कौन भूल सकता है इन सब बातों को। और इसी तरह कुछ उसने काम इस बार किया। बहरहाल, बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं इस जंग को लेकर के जो आपके मन में है। मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ। मेरे जनरल एसबी अस्थाना साहब हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जी है, सर मोस्ट वेलकम। और मेरे जनरल संजय मेस्टन साहब मेरे साथ है। सर, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में थोड़ी सी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वो जरा ध्यान दीजिएगा और नजरें मत हटाइएगा कि सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हम कहाँ हैं और ये जंग कहाँ है। तो आपके सामने स्क्रीन बता रही है इंडिया, और उससे अभी काफी दूर है मिडिल ईस्ट जो है हमारे बीच में कई देश पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को लग रहा हो कि भाई डायरेक्ट हम पर कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारी इस जंग से थोड़ी दूरी तो है, लेकिन आज की दुनिया में दूरी केवल ज्योग्राफी की या मैप की नहीं होती है। दूरी का मतलब यह है कि आपके जितने जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो कहां से आ रहे हैं। और यहां से सारा तेल आता है दुनिया में। 7% क्रूड ऑयल बढ़ चुका है कल से, एक दिन के अंदर। तो आने वाले वक्त में अगर तेल महंगा होगा तो फिर तो मार पूरी दुनिया पर पड़ेगी, हम पर भी कुछ असर उसका पड़ेगा। अगला ग्राफिक आप जरा देखिएगा, हुआ क्या शुक्रवार को क्या किया है इजराइल ने। ये इजराइल है, छोटा सा पीला सा देश दिख रहा है आपको, इतना सा देश है, आपके हरियाणा से भी छोटा, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के बराबर होगा इजराइल। और वो देखिए कितना बड़ा देश है ईरान, दिख रहा है आपको साइड में हरे वाला, इतना बड़ा देश। और उतनी तमाम जगहों पर इसने जाकर के मिसाइल से हमला किया, मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन से हमला किया, अपने बम्बर जेट भेजे, फाइटर जेट भेजे, उनसे इसने हमला किया। अगला ग्राफिक आप जरा दिखा दीजिए। तो ये आप इसमें तो एक तुलना कीजिए, इतना सा इजराइल और इतना बड़ा ईरान। ये पड़ोस है साहब इजराइल का। ऐसा पड़ोस दुनिया में किसी को ना मिले जो पड़ोस इजराइल को मिला हुआ। सारे दुश्मन आसपास, सारे के सारे देश दुश्मन है। मैं भी अपना मैप खोल लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे लिए चश्मा लगा हुआ है ना मुझे। तो ये देखिए आप साहब, जो इसके पड़ोस में जो मुल्क हैं उनमें इजराइल के बगल के इसके 4 पड़ोसी है जिससे इसकी सीमाएं लगती हैं। इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है और जॉर्डन है। इन सब के साथ ये दोस्ती नहीं, तो जिनके साथ दोस्ती है वो दोस्ती है, मतलब इजिप्ट के साथ दोस्ती नहीं, लेकिन पड़ोस ऐसा है कि वो फिलिस्तीनियों को भी अपने यहाँ नहीं आने देता। जॉर्डन पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। सीरिया में बशर अल असद हुआ करते थे, जब तक वो थे तब तक इजराइल को टेंशन थी, वहां पर भी तख्ता पलट हो गया। और वहां जो अब व्यक्ति है वो ट्रंप गले लगा चुके हैं उसको, तो वहां भी उसमें भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह हुआ करता था, हिजबुल्लाह को भी पूरी तरीके से इजराइल न्यूट्रलाइज कर चुका है। तो उसके पड़ोस में जो खतरा था वो उसने पहले निपटाया, और उसके बाद फिर वो इजराइल ईरान के ऊपर मार करने के लिए गया। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये रहेंगे एक कॉन्टेक्स्ट के लिए। अब सवाल कुछ
सर कुछ व्यूअर्स ने भेजे, कुछ मेरे सवाल हैं, जल्दी से सवाल पढ़ दे रहा हूं अपने, एक एक करके फिर हम डील करते हैं उनको। पहला सवाल जो आज हम लोग इसकी बात करेंगे, जंग कितनी लंबी चलेगी और क्या इस जंग में और देश भी कूदेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएस आपको इस लड़ाई में सीधे कूदते हुए दिखाई देता है? सवाल नंबर 2, क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? अयतुल्लाह खमेनी, 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तब से वहां पर एक कट्टरपंथी सरकार चल रही है, उसके सुप्रीम कमांडर है अयतुल्लाह अली खमेनी। और जब सुप्रीम कमांडर बोलते हैं तो वाकई वो आदमी सुप्रीम है अपने देश में, उसके कहे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। क्या उनका तख्ता पलट होगा? क्या वो हटाए जाएंगे या उससे भी कुछ और आगे? मैं कहना नहीं चाहता जो सद्दाम हुसैन के साथ या गद्दाफी के साथ हुआ, ऐसा भी कुछ उनके साथ हो सकता है। नंबर 3, क्या ईरान इजराइल और यूएस का मुकाबला अकेले कर सकता है या उसके साथ कोई खड़ा हुआ है इसमें? क्या वाकई ईरान से कोई न्यूक्लियर खतरा था इजराइल को या दुनिया को, जिसके नाम पर यह जंग छेड़ी गई है? क्या नेतन्याहू ने एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसे वो खत्म नहीं कर सकते? मतलब ये भी एक अनएंडिंग वॉर ना बन जाए यूक्रेन और रशिया की तरीके से। दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम पर क्या असर पड़ेगा? भारत को क्या करना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल होगा। नेतन्याहू ने जब अभी स्पीच दी अपने, उसमें उन्होंने ईरान के लोगों से भी बात की और अपने लोगों से भी, तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया में कुछ लीडर्स से बात की और पहला नाम मोदी का लिया था उनकी अपनी स्पीच में कि माय फ्रेंड, आई स्पोक टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हमारा कुछ रोल है क्या इस लड़ाई के अंदर? और कुछ उसमें पॉलिटिक्स भी हुई है हमारी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अस्थाना साहब, सबसे पहला सवाल, क्या ये लड़ाई जो है अब लंबी जाने वाली है? देखिए, इस लड़ाई को जहाँ तक मुझे लगता है, इजराइल ने जिस हिसाब से वार किया है, ईरान के पास में सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है उन्होंने। और इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, उससे कई चीज़ क्या होती है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसके दिमाग की घंटी हिल गई होगी। अच्छा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये बताना कि देखिए उनके मोसाद वहाँ पर गए, उन्होंने उनका एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज कर दिया और फिर उनकी जो एयर सुपीरियॉरिटी अचीव हो पाएगी वो इस तरीके से हो पाएगी कि उनके आदमी वहाँ पर ग्राउंड में थे और जो ये गिन गिन के उसके मिलिट्री कमांडर्स को मारा, चीफ ऑफ स्टाफ को मारा, आईआरजीसी कमांडर को मार दिया, कुछ फोर्स का चीफ, एयरफोर्स हेड। हाँ, वो था कि इतने पिन पॉइंट अटैक था कि वो खिड़कियों से जाके उनके फ्लैटों में उनको मारा। सब आपने देखी वो तस्वीरें? अगर ये पता है कि इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे इस फ्लैट पे बंदा रहता है जिसको मारना है, तो उसी फ्लोर पे मारा जा करके। तो इतना इसका मतलब ये है कि खुमैनी को भी कॉन्फिडेंस में अभी तो डर लगेगा कि भाई ये तो सब कुछ पता है, अभी तो मैं बंकर में छुपा रहा हूं, मेरे लिए अब नेक्स्ट नंबर मेरा भी आ सकता है, पहली बात। तो जहां तक इस चीज का सवाल है, ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, डबल गेम खेल रहे हैं। उसको बोला है भैया अगर तुम साइन नहीं करते डील तो कुछ और भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। डील क्या है? डील एक तरीके से नहीं, अगर आप उसको सीधे सिंपल शब्दों में बोले तो यह है कि भैया आप न्यूक्लियर बम भूल जाओ और एनरिचमेंट भूल जाओ, रिएक्टर ही भूल जाओ। हाँ, ये दोनों ही चीजें भूल जाओ। ये डील है जो वो मानने को तैयार नहीं है। खुमैनी कम से कम जब तक जिंदा है नहीं मानेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब वो कितना जिंदा है और कब तक जिंदा है वो बात की बात है, और कब तक वो सत्ता में रहेगा वो भी बात की बात है। अब आती है बात कि क्या अमेरिका इसमें घुसेगा, जो आपका सीधा सवाल था। उसका सिंपल सा कहानी है कि अमेरिका अभी तक डायरेक्टली इसमें नहीं घुस रहा है, इनडायरेक्टली और डिफेंसिव बैटल के लिए ऑलरेडी घुस चुका है। अमेरिका ने बोला कि इजराइल को डिफेंस करना और अमेरिका को डिफेंड करना मेरी जिम्मेवारी, ऐसा ट्रंप बोल चुके हैं। अब जब ईरान की मिसाइल गई इजराइल के ऊपर, जब इस जो इजराइल का अटैक है उसके जवाब में, तो उस टाइम में सिर्फ इजराइल के आयरन डोम ने ही नहीं उनको बर्बाद किया, उस टाइम में अमेरिका के जहाज और अमेरिका के शिप्स, उन दोनों का एयर डिफेंस जो है वो इजराइल के को कवच दे रहा था उनको बचाने के लिए। तो डिफेंसिव बैटल में जैसा कि उसने बोला वो ऑलरेडी हैं, ऑफेंसिव बैटल में अभी तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक संदेश ईरान को यह दिया था और बार बार दिया था और ओपनली दिया था कि आप हमारे किसी बेस पर हमला ना करें, अगर आप हमारे किसी बेस पर हमला करते हैं तो यह हमारी मजबूरी होगी कि फिर हमें आपके ऊपर हमला करना ही पड़ेगा। वो अभी तक ईरान ने नहीं किया। तो इसका मतलब ईरान नहीं चाहता कि जो अमेरिका है वो डायरेक्टली मेरे साथ लड़ाई में ट्रंप भी अवॉइड करेंगे इसको, और ट्रंप भी अवॉइड करेंगे। और ईरान को पता है कि मेरी सैन्य ताकत इतनी तगड़ी नहीं है कि मैं इन सब के मैं उस पे आता हूं। आपने कहा अमेरिका अभी इजराइल के डिफेंस में कुछ करे सो करे, उसके साथ ऑफेंसिव ज्वाइन अभी फिलहाल नहीं करेगा। मेरे सवाल था इसे, लड़ाई जो है ये पिछले साल की तरीके से एक हम मारते हैं एक तुम मारो, अच्छा पे देखो मैं लास्ट मारूंगा इसके बाद मत मारना,
अब इसके बाद खत्म कर देंगे, ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर। इस बार ये कुछ उसी तरीके का आपको लग रहा है या लंबा जाने वाला है? सही, अगर आप देखें तो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, करीब 3.5 साल हो गए, 3.25 साल, तो तब किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। जब 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास का युद्ध प्रारंभ हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि अभी 1.5-2 साल होने को आए और उसका कहीं अता पता नहीं है कब बंद होगा। शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर जो भारत ने ऑफ सिंदूर की है, ये एक एक्सेप्शन है जिसमें हम इसमें पूरी दुनिया चाहती तो हमारे को उलझाए रखती, और यही इनका रहता है कि ये जहाँ अनरेस्ट रहेगा, जहाँ वो रहेगा, उनके आर्म्स बिकेंगे, उतना इजी रहता है मैनिपुलेट करना, उतना इजी रहता है इंटरफेयर करना, उतना इजी, एंड इकॉनमी पीछे होती है। ये कंट्रीज अब 10-10, 20-20 साल पीछे हो जाएंगे ग्रोथ, प्रोग्रेस, और उसमें ये जो अभी स्टार्ट हुआ है ये एक सोची साची रणनीति के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। ये युद्ध जो हमास के साथ प्रारंभ हुआ अक्टूबर 2023 से, मेरा ये मानना है कि उन्होंने पहले धीरे से हमास को ख़त्म किया, फिर उन्होंने हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, फिर उन्होंने सीरिया के सारे टारगेट्स को ख़त्म किया, फिर उन्होंने हूतीस के सारे टारगेट्स को ख़त्म किया, फिर जो फाउंटेन हेड है इनका, जो शियाज़ का जो मेन इनको ट्रेन कर रहा है इन सारी एजेंसीज़ को, वहाँ के कमांड एंड कंट्रोल और एयर डिफेंस सेटअप्स को निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ तक ला के छोड़ दिया। अब इस दौरान क्या हुआ, जैसे ट्रम्प 2.0 आए ये जनवरी इस साल से, तो इनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई। नेतन्याहू अमेरिका गए, उनके साथ मिले ट्रम्प से, और जहाँ मैं पढ़ रहा था कि रेगुलर टच में है इजरायलीज एंड यूएस फोर्सेस के कमांडर्स और वो। तो 3 महीने पहले इनकी 7th फ्लीट मोबिलाइज होगी अमेरिका की, और ये सारा डीगो गार्शिया से सारे शिप्स, जहाज, टैंकर्स, बॉम्बर्स लाके यमन के पास और इधर स्टेशन। एंड तभी मैंने एक चैनल पे बोला भी था और ट्वीट भी किया था कि द अल्टीमेट टारगेट इज ईरान। सो ये करीब 3-4 महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी है अमेरिका की कि अटैक होना है। हाँ जी। अब वो जैसा कि सर ने भी बोला और आपने भी कहा, डायरेक्टली मेरी समझ से अमेरिका इस वक्त इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, नेटो और यूएस उनको यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं बट डायरेक्टली रूस के साथ नहीं एंगेज कर रहे। तो ये एक नई तरह की रणनीति चल रही है। तो इजराइल को पूरी तरह से, इजराइल अकेला सक्षम नहीं है ईरान को टेक ऑन करने के लिए, तो उनको इनकी मदद चाहिए थी, तो ये इनको अभी मदद के लिए आ गए हैं। अब इन्होंने जो ये स्ट्राइक हुई है, मैं पढ़ रहा था, करीब 200-250 जहाज गए हैं परसों और कल के बीच में, और उन्होंने की इंस्टॉलेशन जैसे अभी आपने बताया वो निकाल दिए वहाँ से। एंड ये जो दोगलापन है कि इजराइल के यहाँ न्यूक्लियर हथियार बन सकते हैं बट ईरान के यहाँ नहीं बन सकते। सही बात, वो तो कह रहा सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। इजराइल ने कहाँ मारा ईरान में, पता? तबरीज, करमानशाह, तेहरान जो कैपिटल है, अराक, नतांज, इफ़ान और इफ़ान शहर में, इनमें से नतांज, तेहरान, इस्पान, इन शहरों में जो है, और एक अराक, इन शहरों में इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। और एक शहर का नाम अभी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, जो बचा हुआ है, और वो बड़ा इनका एक न्यूक्लियर फोर्डोन वो बताते हैं वो बड़ा डीप, इन्होंने डीप डाउन बनाया हुआ है वो फैसिलिटी। और एक दूसरा रिएक्टर था नतांज में। हाँ जी, नतांज तो मैंने बताया। तो ये अभी काम अधूरा है। नेतन्याहू ने भी कहा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है हमारा। आज हमारे सर, आज दिन में प्रोग्राम में भारत में इजराइल के एम्बेसडर आए हुए थे, वो स्टूडियो में आए थे। तो हमने उनसे पूछा आपका एम क्या है? आपका एम है कि आप ईरान को मजबूर कीजिए बातचीत करने के लिए, और वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है IAEA के साथ मिलकर उसको डिस्क्लोज करे, या आप चाहते हैं कि मिलिटरीली ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दें वंस एंड फॉर ऑल, या तीसरा आप ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, आप अब रिजीम चेंज चाहते हैं, आप आयतुल्लाह को हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहे बातचीत से हो, चाहे हमें करनी पड़े, कैसे भी। और अगर साथ में रिजीम चेंज होता है तो वो ईरान के लोगों के लिए अच्छा है। तो उन्होंने खुल के नहीं कहा कि हम ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं। बट ये सद्दाम हुसैन के साथ हुआ है, गद्दाफी के साथ हुआ है, बशर अल असद के साथ सीरिया में हुआ है, व्हाई नॉट ईरान में क्यों नहीं हो सकता, या मुमकिन नहीं है? सौरभ, कुछ सवाल आपने बड़े अच्छे उठाए हैं, और आपने 2-3 पहले भी जिक्र किया था। पहले तो आपने बोला ऐसे नेबर किसी को ना मिले, दूसरा भी आपने इजरायली एम्बेसडर के बारे में बोला। देखिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, इजराइल के लिए सबसे बड़ी थ्रेट क्या है? उसका वेरी सर्वाइवल। जब आपका सर्वाइवल आपका
इश्यू है तो आप एनालाइज करते हैं आपको थ्रेट क्या है। उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपने ये सारे नेबर्स उसके बताए, हिजबुल्लाह वगैरह और हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस और ये जो सीरिया में रिजीम थी और ये इराक में ये जो इनके रिबल्स थे। साथ ही जो फाउंटेन हेड है वो है ईरान। तो अगर मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखूंगी, ऑपरेशन 2 फेजेस में हुआ है। पहला फेज है ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को वीकन करना, जो कर दिया, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो, सबको इन्होंने काफ़ी वीकन कर दिया है। ख़त्म नहीं कर पाए हैं पर वीकन कर दिया है। और जैसे नसरुल्लाह को मारा था वहाँ पर लेबनान में, और वो जो पेजर अटैक्स किए थे और वो सारे अटैक्स, सर हिजबुल्लाह केवल निंदा करने पे आ गया और इससे बड़ी क्या कामयाबी। तो बिल्कुल, तो उसको उन्होंने वीकन कर दिया। अब थ्रेट 1 मैं बोलूँगा ओवरकम टू सम एक्सटेंट हुई है। अब थ्रेट 2 क्या है? मेन थ्रेट है, जैसे इन्होंने भी बोला, वो फाउंटेन हेड है ईरान। और ईरान से कई की थ्रेट है सर्वाइवल की, जो हमेशा धमकी देता गया है खुमैनी, वो है न्यूक्लियर थ्रेट की। अगर आपकी न्यूक्लियर थ्रेट की वो है तो इजराइल का इंटेंट और इरादा बहुत क्लियर है, इनकी न्यूक्लियर को बिल्कुल खत्म करना। एक बात बताइए जन साहब, हमें रोज सुबह शाम ब्रेकफास्ट डिनर में धमकी देता है पाकिस्तान। तो न्यूक्लियर की देता है ना? बिल्कुल देता है। हमने अभी 4 दिन में बता दिया उसको, आप सिंदूर में तू रखे रहे अपना न्यूक्लियर बम, हम तुझे मारेंगे। और आपने वो खत्म कर दी बोगी न्यूक्लियर की। ये इजराइल ने बहाना ढूंढा है न्यूक्लियर बम का या वाकई उसको एग्जिस्टेंशियल? नहीं, ये बहाना नहीं देखा है। देखिए, आप इजराइल की हिस्ट्री देखिए, 1948 में जब ये स्टेट बना था, सेकेंड कंट्री मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर टर्की टू रिकॉग्नाइज वाज ईरान, इजराइल को। और उस समय ये जितना भी अरब अलायंस था, तो क्योंकि ईरान वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ अरब स्टेट, तो वो उनके बड़े अच्छे संबंध थे जब तक ये ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं हुआ। शाह होता था यहाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे रिलेशन थे, एम्बेसीज थे, सब कुछ था। इवन इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वो स्टार्टेड बाय यूएस 1950s ईरान का। आयरनी आप देखिए, तो ये अच्छे उनके रिलेशंस थे। तो जब ये अच्छे रिलेशंस थे, ये खराब किसने किए? ये जब से ये 79 में जब रिपब्लिक ये शुरू हो गया इनका, जब ये नया रूल आ गया खुमैनी का, अब उनका इरादा क्या है? उनको ओपनली स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि वी विल वाइप ऑफ द नेम ऑफ इजराइल फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। उनकी तो एग्जिस्टेंस है। जब आपको बार बार थ्रेट मिलता रहा आपकी सर्वाइवल के लिए, और आपने नक्शे में दिखाया कितना छोटा इजराइल और कितना बड़ा ईरान, तो जब आपके लिए यही थ्रेट है, आज इजराइल की भी आपने बात की, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पर कभी इजराइल ने बोला हम ईरान को खत्म करेंगे? नहीं। खत्म करने की धमकी कौन देता है? वो है ईरान। सर, अब वो विजुअल भी निकाल लीजिए जो इजराइल में मिसाइल्स गिरी हैं, वो तस्वीरें भी, उस पर भी बात करते हैं। तो जब ये आपकी थ्रेट है, तो ऑब्वियसली वो थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो वो इनका इरादा बहुत क्लियर है। और आपको पता है, आपको लगता है जायज है? बिल्कुल, मैं तो इसको बोलूंगा बिल्कुल जायज है। और देखिए, प्रेसिडेंट ओबामा का भी इरादा क्या था जब 2015 में ये इनकी साइन हुई थी, जॉइंट ये जो प्लान था इनका, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। बेसिकली क्या था कि आपकी एनरिचमेंट यू कैन ओनली डू अप टू 3.67 बस। अब ये क्योंकि ये ट्रंप निकल गया था 2018 में, अब वो 60% तक उसके लिए मान गया था ईरान। हाँ, वो मान भी गया था, पर उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों निकले वो भी एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि वो मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया, चाइना, सब ऑन बोर्ड थे जब ये मान गया था। जो 3.67 एनरिचमेंट था, आपके पास ऐसे आप फैसिलिटीज नहीं ले सकते थे जिससे आपकी एनरिचमेंट बढ़े, लेकिन ये निकल गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको विड्रॉ किया 2018 में, तो उसकी वजह से इन्होंने 60% कर दिया। एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊं, देखिए इस सब्जेक्ट पे एक्चुअली इजराइल ईरान की मैं बात करूंगा, इजराइल को छोड़ दें 1 मिनट, तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं ईरान के साथ, तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है इसमें किसी एक तरफ पूरी तरीके से झुक जाना। सो अगर आप ईरान की तरफ से भी सोच के देखिए, जैसे मैंने पूछा, सर को लगता है जायज हमला था, किसी को लगता है नहीं है, पहला बार इजराइल ने किया है तो ईरान को भी हक है पलटवार करने का। दूसरी बात जो अभी सर बता रहे थे कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट जो है वो कहता है कि ये डील कर लो मेरे साथ, ईरान तैयार हो जाता है। 2018 में ट्रंप आते हैं, ट्रंप कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें दूसरी डील दूंगा। अब वो दूसरी डील पे साइन कराना चाहता है, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस नजर से देखें तो इस पे सारी गलती ईरान की नहीं है, उसका एक साइड है। अभी मैं ईरान का पक्ष बताता हूं फ्रॉम ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू। अब सही गलत तो जो है वो हम एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ईरान का पक्ष देखें, उनका यह कहना है कि देखिए आप मेरे को हमेशा धमकाते रहते हैं, हमें जितना भी अमेरिका भी धमकाता है, सैंक्शन लगा रखी हैं, इतनी सैंक्शन लगा रखी हैं, मेरे को जीने नहीं दे रहे हो, लेकिन
जब नॉर्थ कोरिया की बात आती है, वो मिसाइल पे मिसाइल आपको मारे जा रहा है, न्यूक्लियर पावर। हाँ, और उसको जो है उससे जाके प्रेसिडेंट ट्रंप हाथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बन गया, उसके पास न्यूक्लियर बम है। तो न्यूक्लियर बम एक ऐसी चीज है जिससे मेरा स्टेटस जो है वो ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप भी मेरे से बात करोगे और पूरी दुनिया जो सारे के सारे जो मेरे पीछे पड़े हैं वो शायद किसी और एंगल से मुझे देखना शुरू करेंगे। तो ऐसा उसका मानना है। और ये जो रिजीम है खुमैनी की, ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं और ये रेडिकलाइज्ड रिजीम जो है इनके दिमाग में ये क्लियर है कि नहीं, हमने बम बनाना है। तो ये इनका एक मकसद बन गया है। और अब इन्होंने कहा था वो 15 दिन में बम बनाने वाला। हाँ, और अब ये नज़दीक पहुंच रहे थे उसके। तो जब ये नज़दीक पहुंच रहे थे तो जाहिर है कि इसका मतलब ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों ही अलार्म हो रखे। नफरत जितनी इजराइल की तरफ है इन लोगों की, ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं, उतनी अमेरिका की तरफ। अब एक सवाल का साहब मुझे सर आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा ताकि मैं फिर बाकी क्वेश्चंस लूं। अयतुल्ला रेजिम चेंज हो सकती है क्या, और अयतुल्ला खुद मतलब हटाए जा सकते हैं किसी भी तरीके से? हो सकती है चेंज, क्योंकि कारण ये है कि अपनी इंटरनल जो औरतों के खिलाफ इन्होंने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है, अपोजिशंस भी है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, रिजीम तो चेंज हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ईरान में कोई भी ऐसा नहीं है जो इजराइल या अमेरिका को पसंद करे या उनके ऊपर विश्वास करे। तो अगर चेंज होगी भी तो वो भी जो है वो भी ये चाहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो आज जो ये हमें कर रहे हैं इजराइल के एम्बेसडर ये बता रहे थे, मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने बड़ी ओपनली एडमिट किया इस बात को कि इतना आसान नहीं है रिजीम चेंज, क्योंकि 10 लाख लोग हैं ईरान के अंदर जो डायरेक्टली तनख्वाह पाते हैं आयतुल्ला की इस रिजीम से, इस सरकार से। तो उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स आयतुल्ला है और उसको हटा पाना बहुत आसान काम नहीं है। उनको ये लगता है ये विद इन ईरान के अंदर से हो तो बेहतर है, लोग उनके खुद उठ खड़े हों, लेकिन वैसी अपराइजिंग की हमें अभी तक तो कोई शक्ल दिखाई नहीं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा नेतन्याहू एड्रेस कर रहे थे ईरान में, पिछले साल भी किया था। वो तो ये चल रहा है। सी आपने चल रहा है नोट करना सौरभ, जब इजराइल ने हमास पर अटैक किया था तो ग्लोबली पैलेस्टीन के सपोर्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, फ्री पैलेस्टीन ये, और हर शहर में, हर दुनिया के बड़े देश में हुआ। जब ईरान में ऐसा कुछ होता है, करीब 10 से 12% ईरानियन बाहर रहते हैं, उनके यहाँ पे ये जो फीलिंग है वो है नहीं जैसा। तो कहीं ना कहीं मेरी समझ से जो लोकल व्यक्ति हैं वहाँ के, वो उस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते अपनी, मतलब अपनी आयतुल्ला की। हाँ, क्योंकि ये समय नहीं है इतना हार्ड लाइन। अब सऊदी अरेबिया ओपन कर रहा है, सऊदी अरेबिया themselves which is the मतलब पोजीशन ऑफ इस्लाम का हेड है, वो लिबरलाइज कर रहे हैं विमेन के लिए, उनकी ड्राइविंग, उनकी आउटडोर, उनकी ड्रेसिंग, उनको गाड़ी चलाने की, स्पोर्ट्स, पेजेंट्स। बट ये लोग क्या खड़े होंगे अपनी सरकार के खिलाफ? हाँ, अब वो चेंज है, समय लेता है, एक मतलब एवरी चेंज टेक्स टाइम। तो मेरी समझ से प्रोसेस हैज बिगन। मैं आपसे इस पे जरा सर बात करना चाह रहा था। मेरा अगला क्योंकि सवाल ये था कि ईरान मुकाबला कर सकता है क्या। तो जो कल हमने देखा है, वो तस्वीरें लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर, इजराइल में जो जाके मिसाइलें गिरी हैं वो, मतलब फिर उनके रेजिडेंशियल एरियाज में। अब कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर भी गिरी है जाके, उसके पास मिसाइल गिरी है। ऐसा मतलब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें चली। लेकिन अगेन हमने आज इजराइल के एम्बेसडर से पूछा कि वाज दिस अ सरप्राइज कि मतलब ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि आपको हिट कर सके, आपका तो डिफेंस सिस्टम जो है वो दुनिया का वर्ल्ड रिनोन्ड है, माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी ब्लंटली, आई मस्ट एडमायर कि लोग खुल के बात करते हैं, उन्होंने कहा सी हमारा एयर डिफेंस जो है वो इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है कि आप ओवरवेलमिंग नंबर से मिसाइल मारे हमारे ऊपर। उन्होंने कहा कि 200 मिसाइल, 100 मिसाइल एक साथ फायर की ईरान ने। बोले कि हमारा एयर डिफेंस इतना हैंडल नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो आएगा अंदर, कुछ ना कुछ तो हिट करेगा। ही एडमिटेड। बिल्कुल। तो मतलब इस ईरान ने ये दिखा दिया कि भाई ये मत समझो कि तुम मारते रहोगे और हम कुछ नहीं करेंगे। सो ये इवन मैच तो नहीं है, ये हम मानते हैं, लेकिन ईरान मतलब पुश ओवर भी नहीं है। बिल्कुल। आई जस्ट कमेंट ऑन रिजीम चेंज। ओके, रिजीम चेंज की पॉसिबिलिटी जब होती, पहली बात यहाँ पर ईरान में कोई यूनाइटेड अपोजिशन है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, रिजीम चेंज पॉसिबल जब हो सकती है कि जब इतने हालात ख़राब हो जाएं कि इजराइल का जो बम्बार्डमेंट है इनके ऑयल डिपोज में और काफ़ी लोगों को जब प्रॉब्लम होने लगे, मतलब भूखमरी टाइप की आ जाए, तब वो एक इंटरनल रेवोल्यूशन आ सकता है।
और आज की तारीख में उनका एक प्रेफर्ड नेता है जो शाह ऑफ ईरान का बेटा है, क्राउन प्रिंस रेजवी पहलवी। उसकी अब 2023 में वो इजराइल गया था एंड ही वाज रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और अपनी वो वाइफ के साथ गया था, इनके बात हुए। और अभी भी वो चाहे यूके में है चाहे यूएस में, वो काफ़ी टॉक्स वगैरह ले रहा है और उसने एक 5 पॉइंट की स्ट्रेटेजी निकाली है कि कैसे कि पहली बात तो लोगों को मोबिलाइज करो ग्रास रूट लेवल में, दूसरा जो डायस्पोरा है ईरानियन डायस्पोरा उनको यूनाइट करो, तीसरा जितने G20 के देश हैं वो G20 देश को बोलो कि फोकस करें ईरान के लोगों के ऊपर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट उनकी डेवलपमेंट में। और जब ये सब होगा तो वहां पर और इनके अंदर डिफेक्शन ऑर्गेनाइज करो। सब मैं तो आपके अपने एक्सपीरियंस से पूछता हूं सवाल। आप 3 साल अफगानिस्तान में रहे, बिल्कुल ठीक। अमेरिका और जो पहले क्या नॉर्दर्न अलायंस होता था ना इनके तालिबान के खिलाफ, नॉर्दर्न अलायंस, ये सारे लोग मिलके तालिबान खत्म नहीं कर पाए, तो फिर अफगानिस्तान के पल्ले तो है क्या? ईरान तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा, और मिलिट्री माइट एंड ऑयल, ही हैज एवरीथिंग। नहीं, बिल्कुल सब कुछ डिपेंड करता है इजराइल का मिलिट्री एक्शन कितना स्ट्रांग होता है, क्या उसके परिणाम होते हैं। जब लोगों पे, देखिए कोई भी कहीं वर्ल्ड का लीडर हो, जब लोगों पे इतना प्रभाव होगा, जब लोग हताश होने लगेंगे, बेसिक आपको बेसिक नीड्स नहीं मिल रहे होंगे। आपने अभी देखा था हिजबुल्लाह में, गाजा में भी हुए थे कुछ ये प्रोटेस्ट हुए हैं। तो जब लोग एक हताश होने लगते हैं तब उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। उस हद तक जाएगा इजराइल? पॉसिबल है, क्योंकि ईरान का तो एम बहुत क्लियर है। देखिए उसका एम है ये न्यूक्लियर तो इनको फिनिश करना, रिजीम चेंज भी एक उसका फॉल आउट हो सकता है और वो चाहते हैं फॉल आउट हो, क्योंकि वही तो वो चाहते हैं कि ये रिजीम चेंज हो। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुए और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी बार बार एड्रेस पीपल ऑफ ईरान को कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गए, रिजीम चेंज हो जाता है तो इनके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे, उनकी थ्रेट निकल जाएगी। ठीक है सर, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में हम क्या जानते हैं? क्योंकि और ये सारी लड़ाई हवा में लड़ी जा रही है। ईरान बहुत एडवांस्ड है कई चीज़ों में, एंड ओवर द इयर्स ईरानियन स्पेशली जो रिपब्लिकन गार्ड्स एंड उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये बेसिकली रूसी बैकग्राउंड के सारे इनके पास हथियार हैं, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस। ईरान इट इज़, मतलब दुनिया को उस तालिबान नहीं है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। दे आर अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस। एंड रही बात जो आप अभी कह रहे थे, 1981 में अगर आपको याद होगा तो इजराइल ने एक स्ट्राइक की थी ओसिराक पे इन इराक, एंड दे टुक आउट द न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले इजराइल से एक खबर आई थी कि दे आर वांटिंग टू टारगेट काहुता, पाकिस्तान में। दे हैड प्लान्स टू टेक आउट। सी, वो देश आप देखो कि वो कितने देशों के ऊपर से उड़ता हुआ आता है। कल की बम्बार्डमेंट जो भी आप दिखा रहे हैं कि 200 से ऊपर हवाई जहाज यूज हुए हैं, 200 से ऊपर हवाई जहाज यूज हुए हैं, वो अंदर आए हैं। फ्लीट है उनका। हाँ, और वो आगे 60% एक दिन में इस्तेमाल एंड ओवर 1500 किलोमीटर 60%। और क्या रेंज पे आके, क्या प्रिसीजन से, जैसे आप बता रहे हो बालकनी के अंदर से उन्होंने सिर्फ बेडरूम का वो निकाला है। मतलब अल्टीमेट जो प्रिसीजन स्ट्राइक की एग्जांपल दी जा सकती है वो ये है। सी, दिस इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबल स्टेट, जैसे भारत ने अटैक किया अभी 7 मई को, वी जस्ट टुक आउट प्रिसाइज वेपन्स द टारगेट्स ओनली ऑफ हमारे जो इंटरेस्ट के थे। हम नहीं चाहते थे कि सिविलियंस मरे, हम नहीं चाहते थे कि वो है। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है जब हम टारगेट। आपने पाकिस्तान की बात कर दी तो अच्छा याद मुझे आ गया। अब समझ में आया आपको अमेरिका क्यों पुचकार रहा था इतना पाकिस्तान को? क्योंकि उसको मालूम था लड़ाई होने तो हम नहीं समझ पाए, हमें बड़ा हाँ, वही मैं तो आपसे वही कह रहा हूं, 3-4 महीने पहले से हम लोग यहाँ हमारा खून खौलता था कि ये जो है खामखा यूएस जो है इसको बचा करके ले गया, वो क्रेडिट ले रहा है, और वो उसको मुनीर को बुला रहा है। उसकी मजबूरी है पाकिस्तान को साथ में रखने की। जब ऑप सिंदूर चल रहा था तब ये प्लानिंग तो हो चुकी थी और दोनों को पता थी, अमेरिका को भी और इजराइल 4 महीने पहले मैंने आपको बोला यार ये हमारा पूरा का पूरा प्लान जो है चौपट हो जाएगा, और ये वहीं से इसलिए पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान जरूरी है इसमें अमेरिका के लिए? देखिए, अगर आगे बढ़ती है, हमने बोला ना कि डायरेक्टली अभी अमेरिका नहीं घुसेगा, लेकिन अगर अमेरिका को डायरेक्टली घुसना पड़ता है, मान लीजिए अगर ये स्टेट आती है, तो डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सबसे पहले तो एक लॉजिस्टिक्स, जो ग्राउंड लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, हालांकि उसका बेस है कतर में, लेकिन ग्राउंड लॉजिस्टिक सिस्टम कराची से ही जाएगा और उस तरफ से ही जाना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, हाँ। इसके बाद अफगानिस्तान और फिर ईरान है, हाँ। तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में केवल अफगानिस्तान। तो इनके जो सेंट्रल कमांडर हैं, सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं, उनसे मेरी एक बार बात हुई थी,
तब उन्होंने बोला था कि एयर लॉजिस्टिक्स से हमारी लिमिटेड सप्लाई होती है, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स हमारा उधर से ही जाएगा और कोई तरीका नहीं है। पहली बात पाकिस्तान ही है। हाँ, पाकिस्तान से। दूसरी चीज क्या है कि इंटेलिजेंस जितना उनको सर्वेलेंस है पाकिस्तान की, वो ईरान के खिलाफ भी तो इस्तेमाल हो सकती है ना, क्योंकि आप अगर स्टैंड ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम डालें या वॉक्स डालें तो ईरान की काफी इंफॉर्मेशन अमेरिका को पाकिस्तान से मिल सकती है। पाकिस्तान जासूसी करेगा ईरान की? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उनके संबंध तो बीच में बिगड़ भी गए थे, इनफैक्ट फायरिंग ये देश किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये देश पैसे के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर देगा, कोई परेशानी नहीं, पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं। शहबाज शरीफ तो कंडेम कर रहा है इजराइल के एक्शन को, इजराइल के एक्शन को, वो ग्रेटर मुस्लिम मैसेज के लिए वो बोलते हैं ना कि एर्डोगन को एर्डोगन को भी खुश करना है, मुस्लिम ब्रदरहुड को भी खुश करना है, वो ये एक वैसा मैसेज है। अदरवाइज इसमें ये जो आपने बात की है ना, पाकिस्तान क्यों ये यूनाइटेड स्टेट्स को जरूरी है, जरूरी इसलिए है ग्राउंड ऑपरेशंस अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा ईरान के साथ, वो करेगा एयर ऑपरेशंस, और एयर ऑपरेशंस के लिए उसको चाहिए एयरफील्ड्स ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए वहां पर चाहिए। और जब वो मिलेंगी तो आपके लिए एक नया फ्रंट इधर से हो जाएगा, आपका अरेबियन सी से है, कतार से है, सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, हर जगह से इनके बेसिस हैं, तो ये एक नया फ्रंट मिल जाएगा। तो पाकिस्तान का डायरेक्ट सपोर्ट होगा अगेंस्ट ईरान, और ये पूरे विश्व को समझना चाहिए कि जैसे आपने बोला पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है, और इसीलिए मुनीर को इस परेड में भी बुलाया है। वो नहीं, अपना कंफ्यूजन है, उसको बुलाया हाँ, नहीं पहले आया था कि वो जा रहे हैं, अभी कल देखा मैंने कि वो नहीं जा रहे हैं, तो शायद रीथिंक हुआ होगा तो शायद लेकिन कुछ तो इनको हमारा भी ख्याल रखना पैसे के लिए कानपुर में ना सौरभ एक मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, उसका बैनर ये है, हमारा ऐसा कोई सगा नहीं जिससे हमें ठगा नहीं। तो ये इस देश के लिए सर अलाउ मी कि मैं 3-4 सवाल रह गए, जल्दी कर लेते हैं बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। शॉर्ट रिप्लाई सर, क्या नेतन्याहू ने ऐसी लड़ाई शुरू की है जो जल्दी खत्म नहीं होगी? नहीं, घुसना आसान है, निकल अपने आप पाएंगे क्या? सही कह रहे हैं। नहीं, अपने आप तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई जितनी चलेगी ये डिपेंड करेगा कि ईरान की कितनी रेजिस्टेंस है और ईरान की कितनी ताकत है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उनकी ताकत जल्दी फुस हो जाती है तो ये लड़ाई जल्दी, तो आपको मालूम है कितनी ताकत है उसकी? हाँ, तो इस ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। डेज, वीक्स, मंथ्स लगाइए आप, क्योंकि अगर टारगेट ये है कि सारे न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद करने हैं तो ये मुश्किल काम है, क्योंकि काफी चीजें अंदर घुसी हुई हैं, तो महीनों लगेंगे। हाँ, अंदर घुसी हुई हैं, उसमें महीनों लग जाएंगे। अगर यही एम है, अगर एम चेंज कर देते हैं कि नहीं चलो अभी हमने डिग्रेड कर दिया, मैसेज दे दिया, तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू ने लॉन्ग हॉल सोच करके, लंबी लड़ाई सोच करके ये वार किया है, या वो भी नहीं सोचता है कि इतनी लंबी चलेगी लड़ाई आपके हिसाब से? और देखिए, नेतन्याहू ने जो भी ये लड़ाई शुरू की है, उनका एम बहुत क्लियर है, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद करना है, परमानेंट थ्रेट इसको एलिमिनेट करना है। अगर वो एम है तो लड़ाई लंबी चलेगी, और डिपेंड करता है इनकी कितनी स्टेइंग कैपेसिटी ईरान की, उनकी भी है, जैसे इन्होंने बताया वो काफ़ी मजबूत देश है, और डिपेंड करता है कि ईरान इसके बाद क्या रिएक्शन करता है, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट को एनलार्ज करना चाहेगा, नहीं करना ईरान नुकसान कर सकता है इजराइल का? इजराइल का कर सकता है, आपने देखा ही है, बिकॉज कोई भी ऐसा सिस्टम वर्ल्ड में नहीं है कि आप चाहे गोल्डन डोम भी जो अमेरिका बात कर रहे हैं, जब आप मैसिव ड्रोन्स और वो करिए तो कुछ ये लड़ाई एयर में ही लड़ी जाएगी या जमीन पे भी आएगी? नहीं, ये जमीन पे नहीं होगी, ये पूरा एयर, ये सारे लॉन्ग रेंज वेक्टर्स ही होंगे और ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। मेरे को नहीं लगता ये साइबर आर्मी और ये इन्फिल्ट्रेशन जो किया है ये मोसाद ने, ये चलेगा। और दूसरा एक और जिसमें चीज बहुत क्लियर आती है, जो हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, देखिए इनकी काउंटर इंटेलिजेंस जो है ईरान की, वो मैं बोलूं तो फेल हो चुकी है, क्योंकि इतने सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन हो गया। अब अगर ये एयर की लड़ाई है सर, एयर पावर की, तो है ईरान के पास इतना एयर बदल की टिक पाए? से ये अगेन रणनीति है, रूस को उलझाया हुआ इन्होंने यूक्रेन की तरफ। तो रूस ने आज थ्रेटन किया है कि आई हैव टू कम इन सपोर्ट ऑफ ईरान, प्लीज रेफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग फॉर द। दुनिया में 2-3 देश तो ईरान का साथ देते हैं, रशिया और चाइना रहते हैं, तो दोनों। सो अब क्या है, जो एक्सेस हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। तो जो आप ये कह रहे हो कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़ता हुआ सीन देखा है। हम लकी हैं कि हम 4 दिन के अंदर उसमें से निकल आए,
क्योंकि जो बिगर गेम प्लान है उसमें यह है कि ये पूरे रीजन में अनरेस्ट रहे। नहीं सर, अगर लड़ाई लंबी चलेगी उसी सूरत में अगर ईरान जवाब दे पाया ना, हाँ, अगर जल्दी फोल्ड हो गया तो लड़ाई खत्म है। सक्षम है जवाब देने में सक्षम है। हाँ जी, पूर्ण रूप से सक्षम। रशिया कूदेगा क्या लड़ाई में? रशिया भी डायरेक्टली नहीं आएगा, जैसे अमेरिका है वो सपोर्ट करेगा पीछे से, बाहर से। और चाइना तो सारी लड़ाई पैसों से लड़ता है। चाइना तो खैर है ही है वहां पे, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। में कोई नहीं आएगा डायरेक्ट लड़ाई में, यही दोनों ने। अब सब सवाल यह है कि क्या असर पड़ने वाला है इसका? तेल के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं सर। तेल के दाम बढ़ेंगे, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, हमारी एनर्जी पर फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमारा डायोस्पोरा वहाँ पर काफ़ी है। तीसरी चीज़ हमारी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बाहर से अफगानिस्तान से रोड निकाल के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ले जाना चाह रहे थे, वो प्लान सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, यूरोप की और एशिया की। फ्लाइट महंगी हो जाएंगी। कहाँ से जाएगी अब फ्लाइट? जाएगी कहाँ से? हाँ, और उसके बाद ये पूरा अवॉइड करेंगे, अब पूरा पाकिस्तान और ईरान का, अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट अवॉइड करेगी, अफ्रीका के, ओमान गल्फ के नीचे से जाए, मतलब गल्फ के नीचे और अफ्रीका के ऊपर से निकल। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? दो तीन बातें। कल यूएन में वोट होना था गाजा में सीज फायर को लेकर के, भारत ने उसमें एब्सटेन किया। ये हमारे यहाँ भी बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आप हिंदुस्तान के जो शांति के प्रिंसिपल्स हैं, हमारी ये सरकार उससे अलग चली गई है। सीज फायर के हक में कौन वोट नहीं करता? वैसे सोचे तो ठीक है भाई, सीज फायर ही तो कह रहे थे रेजोल्यूशन में, और इजराइल के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हमने एब्सटेन किया। इसका क्या मतलब है? एब्सटेन करने का मतलब ये है कि अभी क्योंकि इस समय लड़ाई चल रही है, अगर ये लड़ाई नहीं होती तो भारत मेरे विचार से इसके अगेंस्ट वोट दे देता, मतलब सीज फायर के हक में वोट दे देता, मेरा अपना मानना है। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई चल रही है, इसकी रीडिंग अलग हो सकती है, इसलिए भारत ने एब्सटेन किया। क्योंकि एब्सटेन का मतलब आपने किसी भी भारत कोई पक्ष लेगा, मत ही नहीं दिया। इस लड़ाई में हम कोई पक्ष लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। दोनों हमारे दोस्त हैं और दोनों में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। हम दोनों दोस्तों को लड़ने देंगे नहीं। हम प्रधानमंत्री ने बोला है मीडिएशन होनी, मतलब लड़ाई रोकनी चाहिए, पर वही हम करेंगे, पर दोनों के साथ हम अच्छी मित्रता बना के रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ आप सिंदूर में, मतलब वैसे देखें तो लड़ाई में हमारा साथ तो किसी ने दिया नहीं, हमने खुद ही लड़ी। शायद इजरायली था एक पीछे खड़ा हुआ, बिल्कुल इजरायली था। असली दोस्त जब आप जरूरत में होते हैं तभी दिखते हैं। तो सिंदूर ने हमारे को, तो मैंने परसों एक ट्वीट भी किया था, जो G7 समिट होने वाली है अभी कनाडा में, एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें सारे जो टेबल पे बैठे होंगे भारत के लिए पहली बारी बेनकाब हुए होंगे। क्या बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इजराइल ने ना सिर्फ सिंदूर में हमारा साथ दिया है, पहले भी साथ दिया है, जब किसी और ने साथ नहीं दिया उस टाइम में भी इजराइल ने साथ दिया है। इसलिए सीज फायर के खिलाफ जो है ये वोटिंग पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। मेरे विचार से समय की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एब्सटेन ही करना चाहिए था। इजराइल के साथ कुछ हद तक इजराइल के साथ समय की रिक्वायरमेंट ये है कि एब्सटेन करना। आप देखिए साहब, लड़ाई कितनी लंबी चलती है और आजकल की सारी लड़ाइयाँ रात में लड़ी जाती हैं, तो सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको रात में ही मिलते हैं। कल भी 1 बजे के बाद इजराइल पर हमला किया है ईरान ने। आज देखिए आज की रात क्या लेकर के आती है। बहुत शुक्रिया जनरल अस्थाना मार्शल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जनरल मेसन बहुत शुक्रिया आपका।